ओके, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 2 है। हमारा कोर्स है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप में से बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कोर्स किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो ये समझ लो कि मोटे मोटे तौर पर जितनी भी इंडियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं सबका बेसिक इंजीनियरिंग का कोर्स एक ही जैसा है। या तो सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाता है या फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। ये एक फ्लिप होता रहता है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में। पर सभी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है वो लगभग एक जैसा है। जो कि बेसिक कोर्स है इसलिए सबके पास एक जैसा है। अंतर है, और मैथमेटिक्स के साथ भी ऐसा है, वो भी लगभग एक जैसा है। मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 का कोर्स थोड़ा बहुत अंतर होता है कहीं कहीं, बट दैट इज़ वेरी मतलब एक मार्जिनल अंतर होता है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से बताया था कि दिस लेक्चर इज़ मोर लाइक स्किल बेस्ड लेक्चर। स्किल बेस्ड मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो बातें करें वो उस डीपेस्ट रूटेड बातें हों, डेप्थ की बातें हों, ताकि आपके पास कई सारे सवाल जो हमारे अनआंसर्ड रह जाते हैं ना, वो हमारे उससे कवर हो जाएं। तो सिर्फ एक जो नॉर्मल इंडियन टेक्स्ट बुक स्टाइल है वो इसका स्टाइल नहीं होने वाला है, बट इट इज़ लिटिल बिट मोर डेप्थ। हो सकता है इसमें आपको कुछ लगे कहीं पर हम पुरानी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, पुरानी मतलब 12th की 11th की चीज़ रिपीट कर रहे हैं, बट टू मेक द कंप्लीट पिक्चर इट इज़ नेसेसरी टू फिल दोज ब्लॉक्स जो हैं उनको हम अपने उन प्रीवियस नॉलेज के साथ कवर अप कर लें। ओके, सो पिछले लेक्चर में वो तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी हिस्सा था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि करंट क्या होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सबसे शुरुआती कंपोनेंट, जो सबसे शुरुआती हिस्सा है, दैट इज़ करंट। करंट के फिर धीरे धीरे करंट, और फिर करंट किसकी वजह से होती है, वोल्टेज। फिर जब ये करंट वोल्टेज किसी सेटअप में होते हैं तो उसको हम सर्किट या नेटवर्क जो भी कहते हैं, और फिर उसके साथ नेटवर्क के साथ पूरा जो जाल बनता है उसको कैसे सॉल्व करें, नेटवर्क थ्योरम, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमारे सामने आएंगी। So this is the portion about the current. We need to discuss something about the current. Okay, एक बेसिक जानकारी आपके पास करंट से जुड़ी हुई ये है कि करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो हम उसके साथ एक फ्लो के साथ एक करंट की डेफिनेशन एसोसिएट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज के बारे में। देखो, अगर हम 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, या आप 12th क्लास की जब बुक पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे शुरुआती जो चैप्टर होता है वो चार्ज के बारे में होता है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसके अंदर बातें बताई जाती हैं, किस तरह से बिल्ली की खाल पे कांच को रगड़ करके या एम्बर की रॉड को सिल्क से रगड़ करके शुरुआती दिनों में लोगों ने चार्ज के बारे में बात करनी शुरू की थी। और ये एक्सपेरिमेंट आज के नहीं है, ये आज से हज़ारों साल पहले के एक्सपेरिमेंट हैं। बिफोर कॉमन एरा के ये एक्सपेरिमेंट हैं जो उस समय थे, जिसमें यूनानी लोग भी थे, ग्रीक वगैरह जो लोग थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। हालांकि एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो आपने देखी है, बादल का चमकना। बरसात के दिनों में जब बादल चमकते हैं, बिजलियाँ चमकती हैं, तो ये तो आज से नहीं हो रहा, ये तो जब से प्रकृति बनी तब से हो रहा होगा। लोगों के मन में जिज्ञासा रहती थी कि ये भाई ये क्या हो रहा है, ये जो बादल चमक रहे हैं। पहले तो शुरुआत में उसके पीछे देवी देवताओं का एक रहता है कि ये वर्षा के देवता क्या कुछ अस्त्र है, ये जो भी था। लेकिन धीरे धीरे लोगों की जो साइंटिफिक एवोल्यूशन होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ ऐसी घटना है जो शायद हम समझ सकते हैं, बिना सीधे भगवान को उसमें इन्वॉल्व किए भी हम किसी और तरीके से भी इसको समझा सकते हैं। तो ये एक वैचारिक रूप से थॉट प्रोसेस बहुत समय से चल रहा था, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक कुछ समझ में नहीं आया था आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। फिर धीरे धीरे और लोग आए, उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हुए। तो ये कहा गया कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बिजली की हम बात करें, या आप देखो जाड़ों में जब आपने कपड़े स्वेटर वगैरह उतारो तो एक चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है। या अभी भी आप जैसे टेलीविज़न चल रहा है उसके पास अपने हाथ ले जाओ तो आपके हाथ पे जो रोए हैं ये टेलीविज़न की स्क्रीन की तरफ खींचते हैं। ऐसे आप सामान्य सी चीज़ें देखते हो। ये तो खैर टेलीविज़न तो आधुनिक चीज़ें हैं, लेकिन उस समय पे लोगों के सामने ये बिजली का चमकना, ये कपड़ों में चिड़चिड़ाहट, इवन आग जलाते चिंगारियाँ निकलती हैं, ये सब चीज़ें कौतूहल का विषय था कि हो क्यों रहा, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो जब होता क्या है ना, इंसानी दिमाग की सबसे खूबसूरती क्या है कि जब उसके सामने एक सही प्रश्न आ जाता है तो धीरे धीरे मिल करके उसका कोई ना कोई एक जवाब आ जाता है, उसका एक जवाब ढूंढ लिया जाता है। अब वो जवाब समय के साथ पता चलता है कि सही है गलत है, लेकिन एक जवाब होता है।
तो उस समय ये था कि जब ये सब चीज़ें समझ रहे थे लोग, तो कहा गया कि भाई कुछ चार्ज होते हैं। अब चार्ज की बात उसी समय की थी। इलेक्ट्रॉन, चूंकि एम्बर का एक ग्रीक नेम था, उससे एक चार्ज पार्ट की इलेक्ट्रॉन की नामकरण हुआ, और बेंजामिन फ्रैंकलिन वगैरह जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसके नामकरण को आगे बढ़ाया और एक कन्वेंशन ये प्रस्तुत किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निगेटिव चार्ज होते हैं। तो दो तरह के चार्जों की बात कही गई, एक पॉजिटिव चार्ज होते होंगे, एक निगेटिव चार्ज होते हैं। तो हिस्टोरिकली ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन हमने उस समय तक सबसे अच्छी थ्योरी क्या बना रखी थी कि कुछ है जो बहता है, कोई फ्लूइड है जो जिम्मेदार है इस तरह से इन सारी घटनाओं के पीछे, चमकने के पीछे, चिंगारी के पीछे कोई फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, और इस फ्लूइड के फ्लो की वजह से सारा कुछ होता है। फिर एक बड़ा नाम इसमें आता है वोल्टा का। वोल्टा का नाम इसलिए आता है क्योंकि वोल्टा ने पहली बार एक बैटरी बनाई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा लेक्लांसे सेल, ये सब सेल पढ़े हैं। जो ड्राई सेल की बात हम करते हैं तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए वोल्टा ने जब अपना बैटरी बनाई तो एक तरह से वो उस समय के लिहाज से एक क्रांतिकारी खोज थी, क्योंकि ये जो चीज़ें हम सोच रहे थे कि आकाशीय रूप से होती है, उसको अब हम किसी जगह पर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख सकते थे, हम उसमें तार जोड़ सकते थे, उसके साथ प्रयोग कर सकते थे, और प्रयोग हुए भी। उसके बाद वोल्टा के उस बैटरी के बाद बहुत सारे प्रयोग हुए, एक नई तरह की ब्रांच खुल गई लोगों के सामने, इस्टेब्लिश हो गई, नए तरह के ब्रांच इस्टेब्लिश हो गई, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी सारा था। फिर उसके बाद उसमें गैल्वेनो आते हैं, उस समय के समकालिक थे, उस समय कंटेम्प्रेरी लोग थे। फिर एम्पियर होते हैं, फिर और भी लोग चार्ज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर आखिर फैराडे का समय शुरू हो जाता है, और इस तरह से हमने विकास करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो बैटरी जब बनती थी तो बैटरी में उन्होंने क्या कहा था, जस्ट अब चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चार्ज आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इसका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। हम बात करते हैं वोल्टा की बैटरी की। अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक बैटरी का हिसाब है। अगर हम नॉर्मल बैटरी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, ड्राई सेल, इसमें इस तरह से होता है, अंदर एक रॉड होती है और ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से कहें तो मान लो ये एक टर्मिनल है, यहाँ पर कुछ इस तरह का उसका हिसाब है, यहाँ कुछ केमिकल्स वगैरह भरे पड़े हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक प्लेट पर बहुत सारे निगेटिव चार्ज जो है इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे निगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। एक तरह से ये एक समूह बन जाता है नेगेटिव चार्जेस का। उसके कंपैरिजन में ये वाला जो हिस्सा होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज के रीजन की तरह से दिखाई पड़ता है, ये वाला हिस्सा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको हम थोड़ा ऐसे कहें कि ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन को हम मुख्य चार्ज की तरह से मान सकते हैं। तो आप एक सवाल पूछ सकते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी तरह से घूम करके यहाँ पहुँच जाएं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रास्ते, यहाँ से कोई रास्ता ढूंढ करके यहाँ पर पहुँच जाएं? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। वो केमिस्ट्री जो होती है वो इस तरह के फ्लो को अलाउ नहीं करती है कि इस तरह से एक फ्लो यहाँ पर हो, मतलब इधर से इधर का फ्लो वो अलाउ नहीं करती है। तो अब क्या हुआ, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। आप लोगों ने 12th में पढ़ा है कि जब बहुत सारे चार्ज कहीं पर इकट्ठा कर दिए जाएं तो उस जगह पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस्टेब्लिश हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। लॉजिक ये है, कूलम लॉ कहता है कि सेम चार्ज जो होते हैं वे दूसरे को रिपल करते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, आप खुद ही सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर है और आप एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ पर रख दो तो अपने आप तो होगा नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉन के बगल में दूसरा इलेक्ट्रॉन रखोगे तो आपको ज़बरदस्ती खींच के उसको वहाँ रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आपने ताकत लगाई और उसको यहाँ पर रख दिया और उसको यहाँ बाउंड कर दिया। तो जो भी ताकत आपने लगाई, जो भी आपको वर्क डन था, वहाँ पर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर, बट दे आर नॉट हैप्पी ईच अदर, दे आर रिपलिंग, एक दूसरे को रिपल करे, तनाव की स्थिति में। दो दुश्मन लोग हैं, अगल बगल बैठा दिए गए, बट दे आर नॉट फ्रेंड, दे हैव अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, एक टेंशन जैसी होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपने अब क्या हुआ, एक और चार्ज जब लाया जा रहा था तो अब उस चार्ज को ये दोनों चार्ज मिलकर रिपल कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने ताकत लगाई और आपने ये चार्ज भी यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। तो आप खुद ही सोच सकते हो, जब तीन चार्ज हो गए तो उनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स का जो परम्यूटेशन था ना वो और बिगड़ गया और भयानक हो गया।
और ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ गई। फिर हमने एक और चार्ज इकट्ठा किया, तो अब ये जो तीसरा चौथा चार्ज आया, ये 3 के रिपल्सन खिलाफ आके रखा गया, तो इसके लिए और ताकत लगाई गई होगी। इस तरह से अगर आपने इतने इलाके में बहुत सारे कुछ इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर दिया, तो आप ये समझ लो हैं तो ये यहाँ पर किसी तरह से, बट दे आर इन टेंस स्टेट, एक तनाव वाली स्थिति है। स्थिति वो ऐसा कहते हैं ना न्यूज़पेपर में कि स्थिति तनावपूर्ण क्यों नियंत्रण में है, वैसा ही कुछ यहाँ पर है, तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में यह है, कोई भाग नहीं रहा है क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा है इनको यहाँ से। बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनके पास है, जिसकी वजह से अगर रास्ता मिले तो तुरंत यहाँ से भागेंगे और अपने आप सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर होना चाहेंगे, क्योंकि उनका रिपल्सन यह करना चाह रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो हमारा वो काम जो हम खींच के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ ला के बैठा रहे थे, वो काम केमिस्ट्री ने किया, और केमिस्ट्री ने अपने केमिकल फोर्सेस की मदद से इस प्लेट पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर दिया। तो इस तरह से हमने पाया कि ये एक अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्र है, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन है। अब किसी तरह से अगर हम एक रास्ता बना दें, हम क्या करें, हम इन दोनों बैटरी के बीच में एक रास्ता बना दें, और रास्ता ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए बहुत अच्छा हो, ऐसा रास्ता हो जिससे इलेक्ट्रॉन आराम से बहते हुए चले जाएं, तो बहुत खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन बहेंगे, और जैसे ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से बहना शुरू कर देंगे, इस बैटरी तक जाएंगे। अब जब ये रास्ता बह रहा होगा तो हम यहाँ रास्ते में, इस रास्ते में कुछ लगा देंगे। हमने इस रास्ते में कोई डीसी मोटर लगा दी, हमने इस रास्ते में कोई फ़ैन लगा दिया, हमने रास्ते में कोई बल्ब लगा दिया, और जब वो बल्ब वगैरह लगाया गया तो जो एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी है, यहाँ पर चार्जों की एनर्जी क्योंकि इकट्ठा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। जब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, खुद ही सोचो, मान लो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे पहला वाला इलेक्ट्रॉन होगा जब भागेगा तो वो क्या महसूस करेगा, 99 इलेक्ट्रॉनों का धक्का, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर फेंकना चाह रहे हैं, तो उसकी कुछ एनर्जी होगी। फिर इसी तरह से अगला इलेक्ट्रॉन भागेगा, उसकी एनर्जी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहे होंगे तो रफ्तार के साथ होंगे, उनके पास अपनी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, जिससे वो आगे बढ़ रहे होंगे। अब हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ये हम फ्लो मॉडल बना रहे हैं, ये हम फ्लूइड वाला मॉडल बना रहे हैं जो कि उस समय प्रचलित था। आगे इसमें क्या क्या करेक्शन हुए हम लोग समझेंगे आगे। फिलहाल एक बहुत ही सिंपल बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल वाला हम लोग सिद्धांत यूज कर रहे हैं, एक कॉमन सेंस के साथ अपना काम कर रहे हैं। अभी हम इसमें बहुत ज़्यादा भवें आपको चढ़ाने की जरूरत नहीं कि सर ये कैसे कह सकते, वो कैसे कह सकते, जस्ट ट्राई टू फॉलो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि वोल्टा के ज़माने में थी, जो कि आज से 150 साल 200 साल पहले जो थी, उस तरह का हम लोग कुछ पिक्चर देख रहे हैं। तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन इस रास्ते को फ्लो कर रहे थे तो हम ये पा रहे थे कि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उससे अपना बल्ब वगैरह जला सकते हैं। तो शुरुआत में ऐसा लोगों ने किया भी, शुरुआत में इसी तरह के इससे काम हो रहे थे। अब सवाल ये होता है कि ये जो रास्ता है ये कैसा होना चाहिए, रास्ते को सुगम बनाने के लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए। फिर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की स्टडी हुई, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गया कि भाई कंडक्टिंग मीडियम अलग होते हैं, सेमी कंडक्टिंग मीडियम अलग होते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम अलग होते हैं। वो सारा बंटवारा तभी हुआ जब इस बात की चर्चा शुरू हुई कि कौन सा रास्ता ऐसा बनाया जाए जो कि इलेक्ट्रॉनों को एक बढ़िया सा रास्ता पाथ प्रोवाइड कराए। तो वहाँ पे बात हुई। वोल्टा जब ये सारा काम कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ पाई। अभी देखो, ये इलेक्ट्रॉन तो हमने कब समझा, इलेक्ट्रॉन हमने 1880 में समझा जब हमने जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी 1900 पहले, 1880 ऐसे कुछ समय था, आई एम नॉट वेरी श्योर, ऐसा कोई समय था जब उसकी डिस्कवरी हुई। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, इसके अब बहुत सारे मॉडल थे। डॉल्टन का मॉडल था, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हो। उसके बाद रदरफोर्ड का सर्कुलेटिंग मॉडल था। आखिर में 1914 में 1914 में आकर के बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन वो बहुत ही सिंपल मॉडल था। उस सिंपल मॉडल से बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना शुरू हो गई थी 1900 में। थॉमसन के बाद ड्रूड मॉडल वगैरह आए, मतलब लोग थे जो उस सबको यूज कर रहे थे। तो जो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए फिर ये गए वो गए, ये हमने 1900 से लेकर के 1980 साल या 1980 तक के जो 80 साल थे, 70-80 साल, इस दौरान जो रिफाइन होकर के नॉलेज आई वो हमने 12th में पढ़ी है। हमने 12th में जो अंडरस्टैंडिंग समझी है, ये हमसे आज से कह लो 80 साल पहले की अक्यूमुलेट होकर के नॉलेज हमको मिल रही है।
तो अब हम वोल्टा के ज़माने में जाएं तो वोल्टा ये सब इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में इस तरह से प्रिसाइसली नहीं जानते थे कि पार्टिकल होते हैं और फ्लो होता है। उनका ये कहना था कि कुछ ऐसा हुआ, किसी तरह की केमिकल रिएक्शन ऐसे हुई कि आप सोच सकते हो एक फ्लूइड था जो यहाँ पे था और एक ये जगह थी जहाँ ये फ्लूइड फ्लो कर रहा था। जैसे तार को जोड़ा गया, इस तार की वजह से एक तरह का फ्लो होना शुरू हुआ। तो उन्होंने पाया कि ये फ्लो जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जब उन्होंने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए कि हमेशा पॉजिटिव सिरे से करंट निकलती है और निगेटिव सिरे में जाती है। तो वोल्टा ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि जो बैटरी होती है, इस बैटरी में केमिकल रिएक्शन की वजह से एक हिस्सा प्लस हो जाता है, एक हिस्सा माइनस हो जाता है। और जब हम इसमें तार प्रोवाइड कर दें, मान लो यहाँ हमने बल्ब लगा दिया इस तरह का, तो करंट जो होती है वो इस तरह से फ्लो करती है, प्लस से फ्लो करती है करंट, बिकॉज वोल्टा वॉज नॉट अवेयर अबाउट द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन हम समझते हैं इस तरह नहीं समझते थे वो। तो उनके हिसाब से कोई फ्लूइड है, तो कोई फ्लूइड है जो इस तरफ से फ्लो हो रहा है और जिस दिशा में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसी दिशा में करंट को माना गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वोल्टा ने जब पहली बार इस चीज़ को समझा था, बैटरी के बारे में जिन्होंने बताया था, तो उन्होंने इस फ्लूइड थ्योरी को बताया और उन्होंने कहा, उनका कहने का उनका जो मॉडल था वो इस बात पे था कि जैसे अगर हमारे पास, सोचो जरा समझो, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ एक पानी का एक बर्तन रखा है, यहाँ एक पानी का बर्तन रखा है, किसी तरह से इसमें पानी इकट्ठा हो गया है इस तरह से। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर कर दिया। अगर हमने इसको ऊपर कर दिया यहाँ पर, तो एक पाइप मान लो यहाँ से जुड़ी हुई है, तो अब क्या हुआ, पानी का फ्लो यहाँ से बह करके इधर हो रहा है, इस तरह से कुछ हो रहा है। तो जैसे यहाँ पानी का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ ये फ्लूइड है ना, एक फ्लूइड है जो कि फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड के फ्लो की जो दिशा है वही वाटर फ्लो की दिशा है। तो फ्लो की दिशा कह लो या करंट की दिशा, मतलब धारा की दिशा इस तरफ है। ऐसा ही उस समय इन्होंने भी बताया था, वोल्टा ने, कि बैटरी में से एक सिरे से वो फ्लूइड निकलता है, वो उसी की वजह से करंट होती है और उस फ्लूइड का हम इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ पर हम दूसरे सिरे पे वो फ्लूइड आ जाता है और फिर अंदर उसका फ्लो हो जाता है। अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इसको और तरह से रिफाइन किया गया तो फिर चार्जों के बारे में बात हुई कि चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज के फ्लो के बाद फिर आगे हुआ कि जो बैटरी होती है उसकी बेसिक वर्किंग जो होती है, उस वर्किंग के पीछे इन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। तो अब लोगों के सामने इस बारे में बात आई कि असल में कोई पानी जैसा मीडियम नहीं है, चार्ज जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन उस पार्टिकल का नाम है। तो अब सवाल ये हुआ कि हम क्या माने, इलेक्ट्रॉन तो है इधर, अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हैं और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से करंट बहती है, तो उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हमारी जो फ्लो होनी चाहिए, हमारी करंट जो है वो ऐसे होनी चाहिए, करंट की दिशा को हमें ऐसा मानना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो वोल्टा की थ्योरी थी, जो कि जिन्होंने बैटरी को डिस्कवर किया था, जिनके नाम पर पोटेंशियल डिफरेंस का वो यूनिट वोल्ट है, उनकी थ्योरी के हिसाब से तो करंट इस तरह से फ्लो करती है। अब एक बड़ी समस्या आ गई, जब वोल्टा ने बताया था तब इलेक्ट्रॉन की बातचीत उस तरह से थी नहीं। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की बातचीत शुरू हुई तो पता चला इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बहती है, और अगर इलेक्ट्रॉन जहां इकट्ठा होते हैं वहां से अगर करंट को फ्लो करोगे तब तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल जानी चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा को करंट की दिशा माने तो वोल्टा ने जो पहले माना था उससे उल्टा हो जाएगा। किताबों में बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, इतने सालों से जो लोगों ने सीखा है उसमें बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एकदम से मतलब बड़ा अस्त व्यस्त फैल जाएगा, और जो चीज़ सही है उसको भी रखना है। तो यहाँ पर हमारे सामने आते हैं किरचॉफ। अरे भाई, किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट, इंजीनियर, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, इक्वली पॉपुलर इन अमंग इंजीनियर्स एंड फिजिसिस्ट एंड टेक्नीशियंस में भी काफ़ी फेमस थे। तो किरचॉफ या किरचॉफ जैसा भी आप प्रोनाउंशिएट करें, दोनों तरह के नाम इनके लिए प्रोनाउंशिएट किया जाता है। चूँकि जर्मन है तो जर्मन हो गए, स्पेनिश हो गए, डच हो गए हैं, इन लोग के नाम या जो नाम के जो प्रोनाउंशिएशन होते थे वो थोड़े से हमारे अमेरिकन और यूके के हिसाब से थोड़ा सा अलग होता था। तो कभी कहीं पर लोग इसको किरचॉफ कहते हैं, कहीं इनको किरचॉफ कहते हैं।
तो मुझे थोड़ा किरकॉफ वाला वो है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो किरकॉफ होते हैं, जब वो इस समस्या को देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों की फ्लो की दिशा में करंट को माने, तो उस हिसाब से जो वोल्टा का कन्वेंशन था वो पलट जाएगा, और वोल्टा की लिखी हुई किताबें या उनके बाद के जो लोगों ने जो उस पर काम किया था वो सब पलट जाएगा। तो उन्होंने एक कन्वेंशन फॉलो किया, एक तरह का, एक मतलब दोनों की बात रह जाए, एक बीच का रास्ता खोजा जिससे वोल्टा की भी किताबों की दिक्कत ना हो और एक नई चीज़ जो इलेक्ट्रॉन के बारे में सीखा है वो भी हो जाए। तो किरकॉफ एक अजम्पशन रखते हैं, इसको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं, और जिसका बड़ा रोल है इलेक्ट्रिसिटी में। तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हम हमेशा ये माने कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट उसके अपोजिट फ्लो करती है। तो वोल्टा की बात भी रह जाए और इलेक्ट्रॉनों की थ्योरी में भी कोई परिवर्तन ना करना पड़े, जो कि हो भी नहीं सकता। तो किरकॉफ एक साइन कन्वेंशन सजेस्ट करते हैं, और वो कन्वेंशन क्या है कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के अपोजिट करंट के फ्लो को माने। मे बी ये चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी, आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, 12th में पढ़ा होगा इसको, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं हम करंट को उसके अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं। मे बी आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, उसी दिशा में मान लेते तो क्या दिक्कत थी, क्यों इतना प्रॉब्लम होता। हम ये मान लेते कि भाई करंट जो है इलेक्ट्रॉन माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तरफ जाते हैं, इसलिए चूंकि यहाँ उनकी अधिकता होती है, अधिकता होने से उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉनों को पुश मिलेगा और वो निगेटिव सिरे से पॉजिटिव तरफ जाएंगे। तो क्यों ना हम मान लें, क्यों ना हम ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो कर रहे हैं, करंट की दिशा भी उसी दिशा में है। क्योंकि उससे पहले जो फ्लूइड थ्योरी थी उसके हिसाब से ये माना जाता था, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट वो लोग देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की जानकारी नहीं थी, तो उस समय कन्वेंशन के हिसाब से करंट को प्लस से माइनस की तरफ माना जाता था। तो ये वोल्टा की बात भी रह जाए और इलेक्ट्रॉनों की बात भी उसमें इंक्लूड हो जाए। किरकॉफ ने एक साइन कन्वेंशन दिया हमें कि इलेक्ट्रॉनों की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमको करंट माननी चाहिए। अब जरा एक बात समझो, अब बताओ, अगर आप कहोगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इसकी क्या मायने रह गए। करंट का फ्लो क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। भाई किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है तो क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। लेकिन माना क्या गया है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट हम करंट को मान रहे हैं। तो असल में करंट की, अगर हमने किसी वायर के अंदर ये एरो बना दिया, तो ये एरो क्या है, ये एरो इलेक्ट्रॉनों के चलने की अपोजिट दिशा को दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू द किरकॉफ साइन कन्वेंशन। तो अगर कोई कहता है कि क्या करंट को हम एक वेक्टर क्वांटिटी माने, तो हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी मानोगे तो वेक्टर के साथ क्या है, अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हो तो आपके मोशन जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो आप हेड कर रहे हो नॉर्थ की तरफ, तो आपके लिए ये एरो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किसी दूसरी दिशा में, करंट की डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट, जस्ट टू फॉलो द ओल्ड कन्वेंशन, उसमें चेंज ना हो। तो इस सारी वजहों से, बहुत सारी वजहों में से ये भी कुछ वजहें हैं जिनकी वजह से हम इंडिपेंडेंटली करंट को, नॉट करंट डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ करंट को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी नहीं लेते हैं, हम उसे एज अ स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, क्योंकि उस दिशा के मानने के पीछे कई सारी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट मिसकंसेप्ट के फ्लिप हैं इस पूरी यात्रा के दौरान हुए हैं। तो अब हमने क्या सीख लिया, हमने ये सीखा कि किसी सर्किट के अंदर जब करंट का जो फ्लो होता है, बेसिकली वो जो करंट का फ्लो होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। और एक साइन कन्वेंशन की बात भी पढ़ ली, किरकॉफ का एक जो कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने दो थ्योरीज में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, नई थ्योरी अडॉप्ट भी हो जाए और पुरानी थ्योरी के साथ कुछ हम वोल्टा की बात को भी रख लें, तो हमने ये कन्वेंशन मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट के फ्लो को मानेंगे। ये कुछ वैसा है जैसे मान लो कि जैसे एक व्यक्ति है, आपके घर का एक मेंबर है,
अब वो व्यक्ति क्या है ना, वो जो वास्तव में होता है उसका उल्टा करता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मेरा भांजा है, छोटा भांजा है, छोटा सा, उसको क्या है ना, उसको एक बच्चों में होता है, उसको तो कोई काम मना करो तो वो उसका उल्टा करता है। हमने कहा नो बेटा इस चौक को मत उठाना, तो वो जा करके चौक उठाएगा। नहीं इस किताब को मत छूना, वो किताब छुएगा। फ़ोन रख दो नीचे, फ़ोन लेकर गोद में बैठ जाएगा। तो या तो उसको डांट फटकार के करो, या एक तरीका क्या है ना, आप सारे इंस्ट्रक्शन उल्टे कर दो। हालांकि समझ जाते हैं बच्चे, समझ जाते हैं। हमने कहा बेटा चलो इस चौक को उठाओ, नहीं नहीं हम नहीं छुएंगे। हमने कहा नहीं इस फ़ोन को यहाँ से उठाओ, नहीं नहीं हम नहीं उठाएंगे। बिकॉज उसको तो ये कहना है ना कि मुझे अब खेल है उसका, मुझे इनकी बात नहीं माननी है। तो जो हम उससे करवाना चाहते हैं उसका उल्टा बोल दे रहे हैं, तो उससे क्या हुआ ना, उसको डांटना भी नहीं पड़ा, उसका भी मन रख गया, उसको भी लगा कि मैंने इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और मेरा फ़ोन भी वहाँ से अपनी जगह से नहीं हिला। दोनों चीज़ें सही हो गई। बस किरकॉफ के सामने ऐसी स्थिति थी, इलेक्ट्रॉनों का भी हमें हिसाब किताब रखना है, उसके फ्लो की वजह से सब कुछ बताना है, वोल्टा की थ्योरी को भी ऑनर करना है। सब कुछ होने का एक तरीका है कि बस हम एक चीज़ मान लें कि हम साइन कन्वेंशन मान लें, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के उल्टी दिशा में करंट को हम मान लें, तो सब काम हो जाएगा। आई होप यू फॉलो द लॉजिक। इसका लॉजिक जो है वो ये था, हिस्टोरिकली इस तरह से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन को पाया कि इलेक्ट्रॉन के चलने दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। अभी जब किरचॉफ के लॉ पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका यूज होता हुआ देखेंगे। अब चलिए हम चलते हैं, अब हम आ गए क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह हम लोगों ने सीख ली दुनिया ने, और हमें एटॉमिक मॉडल के बारे में पता चल गया, हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल देखते हैं कि हाउ द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, आपको मालूम होगा कि जो एटम होते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बोहर का मॉडल है ये हमारे पास। जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, ये साइज में बड़े होते हैं, मतलब इनमें कई सारे ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो मान लो कॉपर है, कॉपर के पास इस तरह से कई ऑर्बिट्स हैं। तो जो ऑर्बिट यहाँ जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और हमें मालूम है कूलम लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना दूर होते जाओगे फोर्स उतना ही अट्रैक्शन कमज़ोर होता जाएगा। तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये एक तरह से बहुत ही हल्का सा बाउंड होता है, जस्ट बाउंड होता है, ऐसा होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि इस समय इस कमरे के तापमान, इस कमरे का तापमान मान लो कितना होगा, 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 मान लें, जस्ट फॉर 30 मान लें। तो जब इस कमरे का तापमान 30 है तो इस कमरे में रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे इसी टेम्परेचर के इर्द गिर्द होंगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में घटना होती है जो कहती है कि अगर कोई बॉडी ठंडी है और अगल बगल गर्मी है तो हीट अपने आप किसी गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाती है। इसी वजह से अगर हम एक गिलास में बर्फ़ रख दें कमरे में तो थोड़ी देर बाद बर्फ़ पिघल के पानी क्यों बन जाता है, क्यों? क्योंकि इस कमरे की जो हीट है, कमरे का तापमान है 30 डिग्री, बर्फ़ रखी है 0 डिग्री पर, तो ऑटोमेटिकली कमरे की जो हीट है वो स्पॉन्टेनियस तरीके के, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से उस ग्लास के अंदर जाती है और हीट को और उस बर्फ़ को ट्रांसफ़र होती है और उस बर्फ़ को पिघला कर पानी कर देती है। आप छोड़ दो तो पानी पहले ठंडा रहेगा, फिर धीरे धीरे पानी भी थोड़े समय बाद इसी रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। इसीलिए आप आज की डेट में देखते हो कमरा गर्म है, आप बर्फ़ की पानी की बोतल रखो, थोड़ी देर बाद पानी उसी टेम्परेचर पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कमरा तापमान 30 है और पानी हो गया 40 डिग्री गर्म, ऐसा नहीं होगा। वो हद से हद 30 तक ही आ सकता है। एक बार जब कमरा भी 30, आपकी बोतल भी, पानी की बोतल भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गई, कमरा भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो गया, तो क्या होगा उस समय? थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। तो इसका मतलब है अब वो जो हीट का फ्लो था सिर्फ कमरे से पानी की बोतल की तरफ हो रहा था, अब वो एक तरह से इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हम कह सकते हैं जितनी अमाउंट पानी की बोतल से कमरे को जा रही हीट, उतनी ही अमाउंट कमरे से पानी की बोतल को जा रही है। दिस इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर हमारे पास कोई एटम है और किसी रूम टेम्परेचर T पे रखा हुआ है,
ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर की वजह से इस सिस्टम को कुछ न कुछ थर्मल एनर्जी मिल रही होगी, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से इक्विपार्टीशन थ्योरम एक थ्योरम होती है जो कहती है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT एनर्जी है जो कि यहाँ अवेलेबल रहती है। तो हो सकता है ये एनर्जी इतनी काफ़ी हो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दे, और एटम अब हमारा पॉजिटिव आयन बन गया है। जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, तो पॉजिटिव आयन बन गया है और बाहर आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। अब ये पॉजिटिव आयन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसके ऊपर कमी हो गई है। और कौन इसमें रोल प्ले कर रहा है? आपका ये थर्मल एनर्जी जो कि रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, अगर हमारे पास इस तरह से एक कॉपर का वायर है, मान लो हमने कॉपर का टुकड़ा रखा, पतला तार लिया, मान लो इतना ही मोटा तार है, यही है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ आपके पास बहुत सारे एटम हैं। जस्ट लेट मी, यहाँ हम माने कि यहाँ पर ये बहुत सारे एटम है, जो सर्किल दिखा रहा हूँ मैं, ये सारे कॉपर के एटम है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट है दिखा रहे हैं, इसके बीच में न्यूक्लियस है। इस तरह से कार्बन के एटम है, कॉपर के एटम है जो यहाँ पर हैं। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला, इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, सबसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं ये सब बाहर घूम टहल रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। और क्या हो रहा होगा, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके बगल में जाए, इसके अंदर आ जाए, फिर थर्मल एनर्जी की वजह से फिर बाहर निकल आए, ये इसके पास जाए, इसके ट्रैप में आए, फिर बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए। तो हम ये पाएंगे कि इस समय रूम टेम्परेचर पर ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये सब रैंडम मूव कर रहे हैं। जैसे ये कभी इधर छिटक के इधर गया, यहाँ छिटक के यहाँ आया, कहीं भी जा सकता है ना, क्योंकि उसके पास सभी दिशाओं में गति करने के लिए ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा एक ही दिशा में चलेगा, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। ऐसा सोचो, इसमें कमरे में अगर कोई एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम रहा होगा कहीं भी रैंडम, क्योंकि उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। वो कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, टकराया, इधर मुड़ गया, उधर मुड़ गया, घुमंतु किस्म का है। तो वो ऐसा ही बिना किसी लक्ष्य के वो घूम रहा है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं है, बंधे नहीं है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, ये फ्री हैं, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं की मदद से हम दो तरह की एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक होती है थर्मल एनर्जी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो इन दोनों तरह की ऊर्जाओं को अगर हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजना चाहें तो हम इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को भेजने घटना को इलेक्ट्रिक कंडक्शन की प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्मल एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजने घटना को हम थर्मल कंडक्शन की प्रॉपर्टी कहते हैं। इसलिए जिन इलेक्ट्रॉनों की वजह से करवाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉपर का टुकड़ा है, हमारा जो कंडक्टिंग मटेरियल का टुकड़ा है, सो कंडक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज उसके अंदर कंडक्शन करने वाले एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसके एटम बड़े बड़े होते हैं। एटम बड़े होने की वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी कम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फील करते हैं कि वो वहाँ से छूट करके बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस समय सर्किट के अंदर इस पूरे कॉपर के टुकड़े के अंदर अभी सर्किट नहीं बना है, सिर्फ कॉपर के टुकड़े के अंदर कोई भी नेट करंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के बहने की वजह से करंट फ्लो करती है, तो इलेक्ट्रॉन कौन शांत बैठा है? सब तो मूव कर रहे हैं, लेकिन ये सारा मूवमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो आप सोच सकते हो किसी समय अगर हमने यहाँ हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, मतलब सोच लो ऐसा है कुछ कि जैसे सपोज हम माने कि जैसे ये हमारा कॉपर का टुकड़ा है, तो हमने यहाँ बीच में एक कुछ लगा दिया, कोई सेंसर लगा दिया, और देख क्या रहे हैं कि पर यूनिट टाइम, मान लो से ये है यहाँ से, तो देख क्या रहे हैं जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं पर सेकेंड, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट फ्लो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट फ्लो वो सेम है।
तो अगर इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से करंट मान रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करनी चाहिए, तो उसी समय 100 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी जा रहे हैं तो करंट उधर भी फ्लो करनी चाहिए। तो किसी भी टाइम पर किसी भी सेक्शन पे आप देखते हो कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वो सब बराबर है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। और इस वजह से हम पाते हैं कि हमारे सिस्टम के पास कोई भी नेट करंट नहीं है, कोई भी नेट अमाउंट ऑफ करंट नहीं होती। इसीलिए केवल एक लोहे का टुकड़ा, लोहे की कील, लोहे का तार का टुकड़ा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती। अगर आप सिर्फ करंट तार के 2 सिरों को अमीटर से जोड़ोगे, आपको कोई भी हलचल दिखाई नहीं पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही सिस्टमेटिकली अपने सारे प्रभाव को कैंसिल आउट करते रहते हैं। तो इसके मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी उसके अंदर भरे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि जो व्यवस्था है, ये जो इलेक्ट्रॉनों के बराबर मात्रा में दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने की जो व्यवस्था है, ये बिगड़ जाए। तो बिगड़ने का तरीका क्या है, आपको एक तरफ से इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये तार है, अगेन थोड़ा लंबा तार बना देते हैं, ये हमारा तार है, ठीक है। और हम सोचें कि इसमें कुछ ये सर्किल है, ये हमारे एटम है, कॉपर के एटम है। थोड़ा दूर दूर बना रहे ताकि डायग्राम में हम कुछ डिटेल करें तो समझ में आ जाए। ये एटम है। क्या ये एटम फिक्स होते हैं अपनी जगह पे? ऐसा नहीं होता, एटम फिक्स नहीं होते। एटम भी अपनी जगह पर बॉन्डों के थ्रू जुड़े होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये एटम जो है, ये भी ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो दे कैन वाइब्रेट, इनके अंदर वाइब्रेट करने की क्षमता होती है। और ये वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करता है? इनकी थर्मल एनर्जी पर। आप तापमान बढ़ा दोगे तो और तेज़ी से ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हम थोड़ी देर के लिए किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचें, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपलिस्ट व्यू जो है, जो कि क्लाउसियस ने प्रपोज किया था। तो एक सिंपलिस्ट व्यू की तरफ सोचें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इधर से धक्का मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनों को धकेला जा रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को, एटम धक्का महसूस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एटम तो बंधे हैं एक दूसरे के साथ, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो धक्का महसूस कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन धक्का महसूस करेंगे तो क्या होगा, ये सीधे भागेंगे। मान लो भागे, इससे टकरा गए, तो यहाँ इसने वेलोसिटी v भागे, तो वेलोसिटी v इनको मिली, और जैसे वेलोसिटी v मिली तो अचानक से टकरा गए सामने वाले एटम से या उसके कब्जे में आ गए। फिर किसी तरह से यहाँ से एनर्जी लेके छूटे तो अब सीधे यहाँ चले गए, यहाँ पे टकरा गए, फिर यहाँ हो सकता टकरा गए, फिर यहाँ निकले टकरा गए, फिर यहाँ टकरा गए। अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है टक्कर मार के इधर भी आ जाए, लेकिन फिर से चूंकि धक्का इसी तरफ लग रहा है तो इस टक्कर के बाद फिर ये आगे की तरफ ही मोटिवेट होगा जाने का। तो चूंकि यहाँ से आप एक पुश दे रहे हो और साथ ही साथ आप इधर से कुछ उसी इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हो, मतलब आपने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि इस हिस्से से इलेक्ट्रॉनों को ढकेला जाए और इस हिस्से से उनको पुकारा जाए, उनको बुलाया जाए, उनको खींचा जाए। तो इलेक्ट्रॉनों के पास हमेशा एक नेट मोटिवेशन है। उस नेट मोटिवेशन की वजह से वो किसी तरह से धक्का धुक्की खाते खाते धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये वैसा जैसे भीड़ में आप जा रहे हो, जैसे आपको आगे जाना है, बहुत सारी भीड़ है, तो आप क्या हुए, गए, किसी कंधा टकराया तो आप इधर मुड़ गए, फिर इससे लड़े, उसने उसे धक्का दिया तो आप पीछे आ गए। लेकिन चूंकि आपका मोटिवेशन आगे जाने का है तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल करके धीरे धीरे ही सही भीड़ में आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। लेकिन इतना तो पक्का है कि जितनी स्पीड के साथ आप भीड़ में घुसे थे, अब भीड़ के अंदर आपकी स्पीड उतनी नहीं रह गई है। तो यहाँ पर यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन टक्कर खाता है, फिर वेलोसिटी v से भागता है, फिर टक्कर खाता है, फिर भागा, फिर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 टक्करों के बीच में कुछ वेलोसिटी गेन करता है, लेकिन फिर कोलिजन से वो वेलोसिटी का कुछ हिस्सा या 100% हिस्सा या 25%, 55% हिस्सा लॉस कर देता है, फिर से भागता है। तो हम यहाँ पर एक तरह से
एक कंस्ट्रेंड मोशन देख रहे हैं, रुकावट से भरा हुआ, अवरोधों से भरा हुआ एक मोशन देख रहे हैं। और इस तरह के मोशन की स्थिति को हम समझ सकते हैं अगर हम अपने आप को भीड़ में माने। एक बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ का इलाका है, बहुत घना भीड़ है, जहाँ बिल्कुल इंसान इंसान चिपके हुए हैं और उसमें आप मूव कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आपका मोशन किस तरह से बाधाओं से युक्त है, बहुत बाधित मोशन है आपका। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे यहाँ से मूव कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, ये यहाँ मोशन क्या है ना, ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेंग रहा है धीरे धीरे। इस भीड़ के अंदर ये इलेक्ट्रॉन टक्कर मार मार के रेंग रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, इस तरह की वेलोसिटी, इसे हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इस मीडियम के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, भारी भारी एटमों से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भी दाएं बाएं घूम रहे हैं, भारी भारी एटम भी घूम रहे हैं। मतलब सोचो एक रोड है जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी कारें खड़ी हैं जो अपनी जगह पे खड़ी हैं, मान लो हिल डुल रही हैं। अब आप जा रहे हो तो आप अपने जैसे लोगों से टकरा रहे हो, आप उन कारों से टकरा रहे हो, कार भारी है तो हो सकता है उनसे टक्कर करके आप पीछे आ जाओ। इस तरह के माहौल से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अगर कहा जाए आपसे कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं जस्ट एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता हूँ। अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर की एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ ले करके, और हमने कहा इस पे कुछ एक जनरल, एक बहुत ही रफ आइडिया करें, तो कॉपर की जो होती है कुछ मिलीमीटर, फ्यू मिलीमीटर, मान लो 10 मिलीमीटर लगभग पर सेकेंड, हार्डली 10 मिलीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है। 10 मिलीमीटर पर सेकेंड का मतलब होता है, 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर मतलब इतना, ये शायद ज़्यादा हो गया, इतना, ये दूरी है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चल रहे हैं? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड ये होता होगा इस स्पीड से। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब अभी तो हमने एक इलेक्ट्रॉन माना है ना, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने अरबों अरब इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। मान लो इसके अंदर 1 मोल का तार है, 10⁻23 एटम है, और हर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है इस पूरे रीजन में। और वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोटे मोटे तौर पर 10 मिलीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रेंग रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्या हुआ? अगर मैं कहूँ ये 1 सेंटीमीटर में शायद मूव किया होगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, दिस वुड बी द मोशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इससे तेज नहीं। तो आप सोचो इलेक्ट्रॉन जो कि इतने हल्के पार्टिकल होते हैं, इतने ज़्यादा वायलेंट होते हैं, जब वो तार के अंदर मूव करते हैं तो उनकी गति कितनी है? 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। इट्स जस्ट रफ आइडिया, बट इससे ज़्यादा नहीं होता, कुछ मिलीमीटर के ही खेल होता है। तो ये मत सोचो कि तार के अंदर करंट फ्लो करती है तो भयानक स्पीड से फ्लो करती होगी, नहीं 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 नहीं। यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस काइंड ऑफ थिंग। तो पूरा जो मोशन हो रहा है, वो जो पूरा का पूरा सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनों का मोशन हो रहा है बैटरी लगाने की वजह से। बैटरी का मतलब यही है, इस तरफ से पुश लगाना, उस तरफ से पुल लगाना। इसको मैं बैटरी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये सारा काम बैटरी से ही हो रहा है, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से हो रहा है। तो बस इतना ही खेल है। तो आपको लगता है कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया, मेरा बल्ब तुरंत जल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? स्विच मेरा यहाँ है, कमरा मेरा 10 फीट का है, ये जो दूरी है, ये तार गया है, यहाँ से मैंने तार रखा है, ये तार मैंने 10 फीट का रखा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 10 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं, इतना धीमा, तो मेरे स्विच ऑन करने के बाद मेरे पास बैटरी है, मैंने बैटरी ऑन की, तो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से चलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पहुँचने में तो उनको लगेगा कुछ, मान लो 600 सेकेंड या कुछ ऐसे 10 मिनट लगेगा। तो बल्ब तुरंत क्यों जल जाता है? तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। ये आपने गलत बताया। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो कंडक्टर होता है खोखली पाइप है, ये पानी जैसा खेल नहीं है। दिक्कत यही होती है। जैसे हमने क्या कहा, हमने पानी, हमारे पास गार्डन है, ये हमारा गार्डन है। गार्डन जो है वो यहाँ पर, यहाँ गमले रंगे हैं। हमारा जो नल है वो यहाँ पर है, ये नल है हमारा। नल से ये गमला 10 फीट की दूरी पर है। तो हमने एक 12 फीट लंबी पाइप ले ली, हमने पाइप को यहाँ लगाया। जैसे हमने इसको ऑन किया
तुरंत पानी हमको नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरी की पूरी पाइप खोखली होती है, हवा होता है। यहाँ से पानी आएगा, अपने वेग से चलेगा और फिर कुछ गति करते करते तब आपके यहाँ तक पहुँचेगा। तो वो सारी घटना कैसी होती है, वो थोड़ा समय लेती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि खोखली पाइप होती है। लेकिन जब आप कॉपर का वायर लेते हो तो खोखला थोड़ी लेते हो। कॉपर का वायर जो है वो तो ठोस है ना, ये तो पूरा ठोस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से भर के मिल रहे हैं। खाली खोखला कॉपर का वायर नहीं मिलता है, ठोस कॉपर का वायर मिलता है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ सब इलेक्ट्रॉन पैक्ड हैं, ये करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन सब पैक्ड हैं इसके अंदर। वही अंदर अंदर दाएं बाएं घूम घूम के वो नेट करंट को मैनेज किए हैं। द मोमेंट आपने यहाँ से बैटरी लगाई, मान लो ये बैटरी का नेगेटिव सिरा है, जैसे नेगेटिव सिरा लगाया, नेगेटिव सिरा ने क्या किया, बैटरी से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसे। जैसे बैटरी से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें घुसे, ठीक उसी समय यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गए। तो जैसे यहाँ पर कुछ भी हरकत हुई, इमीडिएटली वो हरकत यहाँ पर दिखाई पड़ी। ट्रेन देखा है आपने, एक ट्रेन है, तो ट्रेन में अगर ट्रेन में 50 बोगी लगी हैं, अगर आगे इंजन जो है जो कि जुड़ा है सबसे, अगर वो 10 फीट भी आगे बढ़ा, जितनी भी सारी बोगी होंगी वो सब 10-10 फीट आगे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में कोई रबड़ बैंड जैसा नहीं होता है कि एक बढ़ गई खिंच गया रबड़ बैंड, बाकी सारी बोगी खड़ी हैं। ठीक है, ऐसा है ये। जैसे एक हेरा फेरी कौन सी मूवी थी, में तुड़ुआ कहते हैं, अक्षय कुमार की, परेश रावल की, हेरा फेरी 1 थी, जिसमें वो दिखाते हैं कि एक आखिरी में सीन होता है कि एक टैक्सी होती है, उसके अंदर लोग भरे हैं, अब इधर से एक बैठता है, इधर से एक बाहर निकल जाता है, फिर ये उठ करके टैक्सी में घुसता है तो ये बाहर निकल जाता है। या एक सोचो एक बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम है, तो ट्रैफिक जैम क्या है, बीच में बहुत सारी कारें रुकी हैं, इधर से कार आती जा रही है, इधर से कार निकलती जा रही है, लेकिन फिर भी भीड़ जो है बीच में उतनी मेंटेन है। तो इस भीड़ में नई नई कारें जुड़ रही हैं और पुरानी कारें निकल रही हैं, लेकिन जो भीड़ की डेंसिटी है वो उतनी ही है। जैसे कभी कभी आप कभी बारिश वारिश हो जाती है, जब आप किसी चौराहे पर जाते हैं, देखते हो ग्रीन लाइट होती है, लोग निकलते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ वहाँ उतनी बनी होती है, क्योंकि ग्रीन लाइट में जितने लोग आगे निकले हैं, पीछे से उतने लोग और आ गए हैं, और फिर जैसे रेड लाइट होती है फिर यहाँ उतनी भीड़ दिख जाती है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप सोच सकते हो कि इतनी स्लो वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होने के बावजूद भी हम जैसे ही यहाँ पर सर्किट को ऑन करते हैं, इमीडिएटली हमें उसका रिस्पॉन्स क्यों दिखाई पड़ता है, बिकॉज कंडक्टर्स आर वेरी मच पैक्ड विद द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से ऐसा होता है। अगर ये पिक्चर आपके दिमाग में कुछ क्लियर सी बन रही है तो मेरे ख्याल से आप एक कन्फ्यूजन की स्टेट से अवॉइड कर दोगे। आने वाले समय में आप ऐसे बहुत सारे लॉजिक से बच जाओगे कि अरे रजिस्टर्स में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो वहाँ पर करंट कम हो जाएगी क्रॉस, इस तरह से वो लॉजिक आप नहीं लगाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज पैक्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। द मोमेंट आपने किया वो पैक्ड है। खुद ही सोचो, अगर वो पानी की पाइप होती और पानी ऑलरेडी यहाँ भरा होता, सपोज यहाँ पानी भरा है, इसके अंदर पानी भरा है, तो जैसे ही आप इसमें नल लगा करके ऑन करोगे, तुरंत यहाँ आपको पानी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी का प्रेशर यहाँ गया, यहाँ से पानी आया, उस पानी ने प्रेस किया, उस प्रेस करने की वजह से वो सारा प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हुआ और इमीडिएटली यहाँ पर आपको बाहर पानी निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तो हमारे जो लॉजिक लगने हैं, हम क्या करते हैं कई बार, ये जो हाइड्रोलॉजी के लॉजिक हैं, हाइड्रोलॉजी का ये जो लॉजिक होता है, इसको हम सीधे करंट पे लगा सकते हैं, क्योंकि पुराने ये इसके लिए आप दोषी भी नहीं हो, आपका पूरा दोष भी नहीं है, क्योंकि हमने करंट को जब सीखना शुरू किया था, हम ऐतिहासिक रूप से बात कर रहे हैं, तो हमने फ्लूइड को ही उसका आधार बनाया था। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा एक आधार था उसको समझने के लिए, और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं, थर्मल फिजिक्स को समझने के लिए भी फ्लूइड का ही हम लोगों ने सहारा लिया था। तो फ्लूइड मैकेनिक्स वॉज अ ओल्डर ब्रांच, बर्नौली के ज़माने की है, रॉबर्ट हुक वगैरह ने काम किया था उसके ऊपर, न्यूटन के समकालिक जो लोग थे, आयलर ने काफ़ी काम किया था इसके ऊपर, और ये जो लोग थे ये उनके बाद के लोग थे, वोल्टा और ये एम्पियर और ये सब लोग,
तो उन लोगों के सामने फ्लूइड मैकेनिक्स एक वेल डेवलप्ड फिजिक्स की ब्रांच थी। तो नया कुछ भी जहाँ बहने का गुण दिख रहा था, भले वो चार्ज के बहने का गुण हो, भले वो हीट के बहने का गुण हो, तो हमारे सामने ऑब्वियस सी बात, हम किसकी तुलना करेंगे? हम फ्लूइड मैकेनिक्स की तुलना करेंगे। आज भी हम यही करते हैं। आज भी जो हमें कोई नई चीज़ समझनी होती है तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करते हैं, ये मान के श्रोडिंगर इक्वेशन वहाँ पे काम करती है। लेकिन फिर समय के साथ पता चलता है कि नहीं भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन इस स्थिति में काम नहीं करती है, फिर इसके लिए क्लेन गॉर्डन इक्वेशन बनानी पड़ेगी या इसके लिए कोई और तरह की मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है ना, सही गलत समय के साथ साबित होती है, अपने समय में वो सही होती है। तो कभी इस बारे में सोचना अरे क्या मूर्ख किस्म के लोग थे, इस तरह की बात करके चले गए। वो उस जमाने में उस नॉलेज के साथ जो सबसे बढ़िया हो सकता था वो उस समय हुआ। आज हमने ये बात की और हम नहीं कह सकते हैं कि अगले 500 साल बाद जब कोई ये चैप्टर पढ़ाएगा मानव जाति को तो वो ऐसे ही बातें करेगा। वो भी ये कह सकता है अरे 2023 में तो लोग ये सोचते थे। जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि अरे उस जमाने में लोग सोचते थे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को फ्लूइड का फ्लो कहते थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के नियम लगा रहे थे वहाँ पर। ऐसे थोड़ी कोई होता है। तो जैसे आज खड़े होकर के हम 100 साल पहले के लोगों को क्रिटिक कर रहे हैं, उनकी IQ लेवल को क्वेश्चन कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले 100-200 सालों में भी 2023 में जो ये लोग बात कर रहे हैं, हम आप बात कर रहे हैं, हो सकता है इससे भी क्वेश्चनिंग होनी शुरू हो जाए। क्वाइट पॉसिबल। अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती रहती है। तो अब हम धीरे धीरे आ गए हैं स्थिति में, तो हमने ये समझ लिया है कि किसी तरह का इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं और इसमें कई चीज़ें हमारी जिम्मेदार होती हैं। कितनी तेज़ी से धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, आप अब खुद ही सोचो, अगर लंबाई कितनी ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर कंसिडरेशन में ला सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं करंट को। अब हम ऑफिशियली इतने सक्षम हो गए हैं करीब 40-50 मिनट के बाद कि अब हम करंट को एक ऑफिशियल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो करंट को डिफाइन करने के लिए लोगों ने क्या कहा, इसी को कंसिडर किया। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल वायर है और हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। ये हमने एक तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया अपने रेफरेंस के लिए, जैसे चौकी लगा दी। जैसे सड़क में आप देखते हैं ना, बीच में लोग पुलिस बैरिकेटिंग कर देती है, वो शायद इसलिए करती है कि लोग जो आ जा रहे हैं वो थोड़ा स्लो हो जाएं, उन पर नज़र रखने के लिए, शायद ऐसा होता है। तो हम उनको स्लो नहीं कर रहे, हमने सिर्फ नज़र रखने के लिए एक चौकी यहाँ पर लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लो कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से तिरछा जा रहा है, कौन सा ऐसे जा रहा है, कौन सा सीधा जा रहा है, कौन सा 22 डिग्री पे जा रहा है, हम इससे नहीं मतलब है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इससे जितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन इससे पर यूनिट टाइम में क्रॉस कर रहे हैं उनको नोट कर लो। तो मान लो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, DQ चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको मालूम चल गया कि DN इलेक्ट्रॉन है और सबका चार्ज Q है, तो आपने निकाल लिया कि DQ चार्ज जो है यहाँ से फ्लो किया। तो DQ चार्ज अगर फ्लो किया कितने समय में, DT टाइम में। तो हम यहाँ पर एक करंट डिफाइन करेंगे, लेकिन इस करंट में टाइम का अगर हम रोल लिखा सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो करंट है मान लो टाइम के साथ चेंज हो सकती है। टाइम के साथ कांस्टेंट है तब तो T कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी T कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर करंट ऐसे जो बढ़ रही है, घट रही है, वेरी कर सकती है, क्योंकि हमें मालूम है करंट स्टडी होना तो एक बहुत ही स्पेशल केस हो जाता है। करंट हैव द टाइम वेरिएशन नेचर। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आपकी जो करंट है वो टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि गिवन टाइम के साथ जो अमाउंट ऑफ चार्ज किसी गिवन रेफरेंस पॉइंट से हैं वो चेंज हो रहे होंगे। हो सकता है अभी 1 सेकंड में 100 चार्ज यहाँ से गए हों, अगले सेकंड में 50 गए, फिर अगले सेकंड में 150 गए, मतलब एक हल्का फुल्का वेरिएशन के लिए हम जनरलाइज केस को ले लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ले सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाया कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड द करंट when the charges are flowing through a unit cross sectional area। तो इसकी परिभाषा है। अगेन परिभाषा के लिए मैं आपसे कहूँगा DC कुलश्रेष्ठा की बुक है, प्रोफेसर DC कुलश्रेष्ठा की, या प्रोफेसर कोठारी की किताब है। ये किताबें आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। इनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनीशन है आपको वहाँ से लिख लेनी है। मैं वो लिखा नहीं रहा हूँ, मैंने उन किताबों को जब आप पढ़ोगे तो जितना डिस्कशन हमने आज किया है, इस सारा डिस्कशन उनमें किसी न किसी रूप में मिलेगा आपको।
या ट्रो की बुक होती है, एक फॉन ट्रो करके एक बुक है, वो भी बहुत पॉपुलर किताब है, रहती है लाइब्रेरी में। तो आप ट्रो की, एक फॉरेन ऑथर है, उनकी किताब को पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चाहे तो आप DC कुलश्रेष्ठा की बुक पढ़ो, कोठारी की बुक पढ़ो, फॉन ट्रो की बुक पढ़ो, या अगर मैं और किसी का नाम लूँ तो बॉयस्टेड की भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की बुक आती है। बहुत ज़्यादा तमाम तरह के बुकें पढ़ने के लिए आपको मैं नहीं मोटिवेट करूँगा। कोई भी एक तरह की बुक जिसकी अंग्रेजी आपको समझ में आती है, अब आपको आपकी भाषा का ज्ञान जैसा वो आप जाने, या आपके उसके साथ कैसी मित्रता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किसी न किसी किताब को ज़रूर पढ़ना। देखो, मुझे एज अ टीचर आप ये मानो कि मैं सिर्फ एक पथ प्रदर्शक हूँ। पथ मतलब जो बता सकता है कि भाई गाइड हूँ मैं। गाइड का मतलब क्या होता है? गाइड आपकी यात्रा में आपकी सहायता करता है। आपको यात्रा अपने पैरों से करनी है। मैं बस इतना है कि उस यात्रा को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बना दूँ तो बना दूँ, ये प्रयास रखता है। अब कितने सफल हो असफल हो वो तो बात की बात होती है। तो एज अ गाइड हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको उन चीज़ों को समझा सकते हैं, बट फाइनली आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इस करंट के बारे में जो आज मुझे डिस्कशन करना था। नेक्स्ट क्लास में हम करंट को और थोड़ा जनरलाइज तरीके से पढ़ेंगे, टाइप ऑफ करंट के बाद पढ़ेंगे, और फिर इसके साथ हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और बैटरी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और किस तरह से ओम ने अपने समय में इस बात को बताया था कि वोल्टेज और करंट किस तरह से इफेक्ट कॉज के साथ जुड़ता है। और कभी ओम की जीवनी पढ़ो, विकिपीडिया पे कहीं जाके आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ोगे, तो ओम्स ने जब अपना लॉ दिया था तो उस लॉ के डाटा पे लोगों को डाउट था, और लोगों को ये शक था कि ओम ने फ्रॉड किया है, और वो अपने डाटा के साथ जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। तो ओम के लॉ को जब ओम ने प्रपोज किया तो उससे उसको इतना ज़्यादा उनको अपोजिशन मिला कि उनको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी, सिर्फ उस लॉ के हिसाब से। साइंटिफिक कम्युनिटी में उनका बड़ा थू हुआ। लेकिन वो व्यक्ति अपने काम के मजबूत आदमी थे, अपने विश्वास था कि वो तो फ्रॉड नहीं किए हैं, वो सही हैं, और उसका असर भी हुआ। धीरे धीरे और लोगों ने उनके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए। उनके पास डाटा उस तरह से नहीं थे, लेकिन बाद के लोगों ने उसको अप्रूव किया, उसको प्रूफ किया, और अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, ओम्स को जीते जी उनको ऑनर मिला, उनको फुल फ्लेज प्रोफेसरशिप मिली, एक सोसाइटी की वो हेड रहे, और मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति रहे अपने समय के। तो ओम्स लॉ जो हमारे लिए सिर्फ V=IR है, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। 20 साल का समय खा गया था वो ओम के जीवन का, जब वो उस गुर्बत के समय से गुजर रहे थे। तो खैर, ओम्स लॉ को भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लो के करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ओम लॉ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।